आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इस टाइम, और ट्रिग्नोमेट्री में कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। देखिए, आइए स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर एक टॉपिक लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट क्लास हमने की थी उसमें एक टॉपिक के सवाल खत्म किए थे। आज हम कुछ नया पॉइंट लेकर चलेंगे, कुछ नया टॉपिक है आपके सामने, कुछ नई चीजें हैं, उनको जानेंगे और फिर उस पर आधारित सवालों को हम लगाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात जो है वो देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है त्रिकोणमितीय मानों की सारणी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज जो होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। पहली ही क्लास में आपको बताया गया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की एंगल के बिना उस फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब तक किसी ना किसी एंगल पर ऑपरेट नहीं होगा, जब तक कोई कोण नहीं होगा किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ, तब तक उस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप सामान्य तौर पर उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब उसका क्या ही करेंगे आप। तो साइन के साथ या कॉस के साथ या टेन के साथ या कॉस सेक, कोसेक के साथ जब कोई एंगल लगता है तो वो पूरा टर्म एक वैल्यू देता है आपको। यानी किसी भी एंगल पर जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट किया जाता है तो उसके बाद उसकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर हम वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की याद करते हैं और उनको जहां जहां पर वो सवालों में आते हैं उनको हम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल, कोण जो है वो 0 डिग्री से शुरू होते हैं, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आधा डिग्री, मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं वो कोई भी एंगल हो सकता है। 0.5 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई कोण बनाएंगे। तो सारे एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यूज को याद करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कुछ जनरल वैल्यूज बनाई गई हैं। मतलब कुछ जनरल वैल्यूज यानी कुछ जनरल डिजिट्स हैं जिनको एंगल मानकर उन एंगल्स पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यूज को याद कर लेते हैं। ठीक, कुछ अंक ऐसे हैं, कुछ कोण ऐसे हैं जिनको ऐसा बनाया गया है कि उन पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को जो ऑपरेट करेंगे तो उससे क्या वैल्यू मिलेगी वो हम याद कर लेते हैं। वो एज फार्मूला हम लेकर चलते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं और उसको वो एंगल्स जब जब सवालों में आपको मिलेंगे तब तब उनकी वैल्यूज को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सूत्र की तरीके से, फॉर्मूले की तरीके से। उसके अलावा और जो एंगल्स आते हैं उनको सॉल्व करने के अलग अलग पैटर्न हैं, अलग अलग तरीके हैं, वो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाए जाते हैं। तो जिन जनरल एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ऑपरेट होने के बाद वैल्यूज को हमको याद करना है वो आपको देखने। कौन कौन से जनरल एंगल्स हैं? जैसे 0 डिग्री पर साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, कोई भी 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट किया जाए अगर 0 पर, तो उसकी वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए कि साइन 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, टेन 0 कितना होता है। ऐसे ही 0 डिग्री पर पता होना चाहिए, 30 डिग्री भी मालूम होना चाहिए, 45 डिग्री की वैल्यूज पता होनी चाहिए, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री पर पता होना चाहिए हमको, और 90 डिग्री। इतनी वैल्यूज आपको मालूम ही होनी चाहिए। अगर इतनी वैल्यूज आपको मालूम है तो आपको कोई भी एंगल निकालना हो, मैक्सिमम मतलब ऐसी स्थितियां होंगी जहां पर आप किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं। मतलब हर कोण का मान तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी जरूरत के जितने एंगल्स होंगे वो सारे के सारे आप इनके माध्यम से निकाल लेंगे। तो मतलब पहले पॉइंट में हमको क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की इन एंगल्स के साथ क्या क्रिया रहती है वो हमको देखना है। 6 के 6 जब 0 पर लगते हैं तो वैल्यू क्या क्या देते हैं। जब 6 के 6 30 डिग्री पर ऑपरेट होंगे तब क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 45, 60 और 90 पर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, वो हमको देखना है। एक टेबल बनानी है और उसको हमको याद करना है। अगर आप ठीक तरीके से समझ लेंगे कि किस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं, किस तरीके से वैल्यूज चेंज हो रही हैं, किस तरीके से वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर रटेंगे तो फिर कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि त्रिकोणमितीय मानों की सारणी कैसे बनाई जाए। हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एंगल्स। ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री। इस तरफ हम लिख लेंगे फंक्शंस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन, साइन थीटा।
तो थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, वैल्यूज देखिए क्या आएंगी। अगर साइन 0 पर ऑपरेट हुआ, केवल साइन लिखिए, थीटा मत लिखिए, साइन, अगर साइन 0 पर ऑपरेट, देखिए साइन जब 0 के साथ मिलेगा तो वैल्यू हमेशा 0 देगा, ध्यान रखिएगा। साइन जब 30 के साथ मिलेगा तो वैल्यू हमेशा 1/2 देगा। साइन 45 डिग्री पे जब लगेगा तो वैल्यू हमेशा 1/√2 देगा। और साइन जब 60 डिग्री पे लगेगा तो वैल्यू हमेशा √3/2 देगा। और साइन जब 90 पे लगेगा तो वैल्यू हमेशा कितनी देगा, 1। सबसे पहली बात, साइन की सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी किसी भी कीमत पर, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। साइन 0 रहेगा, उसके बाद साइन 30 1/2 हो जाएगा, साइन 45 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। बात क्लियर। अब उसके बाद देखिए कॉस को, जैसे ही कॉस आएगा आप देखते जाइएगा। अब आपको याद, अगर आप समझ लेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही कॉस आएगा, कॉस क्या करेगा, साइन की जो उधर से वैल्यूज थी वो कॉस में इधर से चलेंगी। मतलब जो साइन में लास्ट वैल्यू थी वो कॉस में फर्स्ट होगी, जो साइन में सेकेंड लास्ट थी वो कॉस में सेकेंड होगी, जो साइन में थर्ड लास्ट थी वो कॉस में थर्ड होगी, जो साइन में पहली वैल्यू थी वो कॉस में आखिरी वैल्यू होगी। ठीक, ये समझने की बात है। याद आपको वैसे भी होनी चाहिए, लेकिन समझ के आप ऐसे बना भी सकते हैं। मतलब क्या होगा, जो साइन में लास्ट वैल्यू है वो कॉस में पहली होगी। तो साइन में लास्ट वैल्यू 90 डिग्री की 1 है, तो कॉस में पहली वैल्यू 0 डिग्री की क्या होगी, 1। जो साइन 90 की वैल्यू वही कॉस 0 की वैल्यू। इसी तरीके से उस तरफ की वैल्यूज को इधर से लिखते चले जाइए, आपको कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो साइन 90 का मान 1 था, कॉस 0 का मान इसलिए 1 हो गया। साइन 60 का मान √3/2 है, तो जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का होगा। फिर साइन 45 का जो मान होगा वही कॉस 45 का होगा, कि लास्ट से तीसरा और शुरुआत से तीसरा दोनों सेम है। तो यानी कि 45 पर आकर साइन और कॉस सेम हो जाते हैं। अगर साइन और कॉस सेम कहां पर है आपसे पूछा जाए, ओरली पूछ लिया जाए कि टेबल में साइन थीटा और कॉस थीटा कितने डिग्री एंगल पर सेम होते हैं, तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर दोनों ही सेम होते हैं। 1/√2 ये भी होता है, 1/√2 ये भी होता है। फिर उसके बाद इधर से 30 डिग्री पे जो होगा वो आगे चला जाएगा 1/2, यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, जो sin 30 की वैल्यू होगी। और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, जो sin में सबसे शुरुआती वैल्यू होगी, यानी कि 0। यहां तक बात समझ में आई होगी। sin और cos की वैल्यूज मिल गई। अब अगर sin और, देखिए sin की आपने याद की, cos की वैल्यू लिखने के लिए उसका रिवर्स कर दिया, मतलब रिवर्स नहीं किया, जो लास्ट था उसको फर्स्ट कर दिया, जो फर्स्ट था उसको लास्ट कर दिया। इसी ऑर्डर में आप लिखते चले गए। अब अगर आपको tan की वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा बराबर, देखिए जानते हैं आप क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यानी sin को cos से अगर डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा मिल जाएगा। तो अगर हमको tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan 0 अगर निकालना हो तो sin 0 बटे cos 0 होगा, ऐसा कि नहीं होता। अगर आप sin 0 की वैल्यू को cos 0 की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो आपको tan 0 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो tan 0 इक्वल टू sin 0 अपॉन cos 0 हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 अपॉन 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 अपॉन 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे ही sin 30 को cos 30 से डिवाइड करेंगे तो tan 30 बन जाएगा, यानी sin 30 की वैल्यू को cos 30 की वैल्यू से डिवाइड करिए तो tan 30 की वैल्यू बन जाएगी। तो कितनी होगी, देखिए sin 30 की वैल्यू है 1/2 और इसको डिवाइड करना है cos 30 की वैल्यू से, और cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 ये आ गई, याद नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरीके से tan 45 की वैल्यू,
tan 45 की वैल्यू का मतलब है sin 45 बटे cos 45 इज इक्वल टू tan 45। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों ही जब सेम ही हैं दोनों, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसी तरीके से 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए sin 60 को cos 60 से डिवाइड कर दीजिए, tan 60 मिल जाएगा आपको। तो कितना है, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आएगा। और √3/1 का मतलब √3 अपान में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। और फिर tan 90, तो sin 90 की वैल्यू को cos 90 से डिवाइड कर दीजिए, तो sin 90 1 और cos 90 0, 1/0। 1/0 अगर आप लिखेंगे तो किसी भी संख्या को अगर 0 से आप डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलता है, अपरिभाषित यानी कि इंफिनिटी। बात क्लियर। तो ये आपको tan की सारी वैल्यूज मिल गई। sin 0 से लेके 90 तक मान, cos 0 से लेके 90 तक मान और tan 0 से लेके 90 तक मान आपको पता है। ये 3 वैल्यूज हो गई। अगर ये 3 हो गई तो बाकी की 3 क्या है, रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, आप जानते हैं भाई। साइन का रिवर्स कर देते हैं तो कोसेक बन जाता है। रिवर्स का मतलब जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, तो साइन और कॉसेक का रिलेशन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही यही काम कॉस में कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, अंश को हर और हर को अंश। अगर आप कर देंगे तो कॉस से सेक बन जाएगा और ऐसे ही tan से कॉट बन जाएगा। तो जितनी वैल्यूज आपकी लिखी हुई है सारी वैल्यूज को सिर्फ ऐसे पलटना है। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा वहीं पे, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा वहीं पे, बस वो वैल्यू हो जाएगी। तो अगर लिखना चाहें आप तो tan है कॉट लिख लीजिए, इसी के नीचे tan है लिख लीजिए कॉट। कॉट की क्या हो जाएगी, कॉट की रहेगी 0। 0 का उल्टा क्या होगा, देखिए कॉट 0 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो tan 0 की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। भाई tan 0 के मान को उल्टा कर दोगे तो cot 0 मिल जाएगा। तो tan 0 का मान है 0 और 0 का उल्टा क्या होगा, 0 के अपान में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, जिसके अपान में कुछ ना उसके अपान में 1 मान लीजिए। तो 0/1 लिखा हुआ है और इसका करना है हमको उल्टा। तो जब 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। यानी tan 0 की वैल्यू अगर 0 है तो cot 0 की वैल्यू के लिए 0 का उल्टा करेंगे तो हमको मिल जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, इसी तरीके से tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो cot 30 की वैल्यू के लिए 1/√3 में अंश को हर और हर को अंश बना दीजिए, तो √3/1 यानी √3। ऐसे ही 1 का उल्टा कर दीजिए 1, √3 का उल्टा कर दीजिए 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा कर दीजिए 0। इनफाइनाइट का मतलब क्या, 1/0। ऐसे इनफाइनाइट का मतलब 1/0 नहीं होता है, लेकिन सामान्य तौर पे ले लिया जाता है कि समथिंग अपॉन 0, तो 1/0 ले लिया जाता है इनफाइनाइट को। तो इनफाइनाइट का मतलब समथिंग अपॉन 0, इनफाइनाइट का उल्टा तो 0/समथिंग और 0/समथिंग दैट इज 0। ठीक, ये tan की वैल्यू आ गई, कॉट की सॉरी। इसी तरीके से सेक की वैल्यू लिख लीजिए आप, सेक थीटा। सेक की वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए cos का उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। और इसी तरीके से लास्ट आप कॉसेक की वैल्यूज लिख लीजिए। कोसेक में साइन का उल्टा 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ये आपकी त्रिकोणमितीय मानों की सारणी यानी कि टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आ गई। इसमें मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, इसमें आपको केवल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको साइन के याद रहने चाहिए। अगर साइन के याद हैं तो उल्टा करके आप कॉस निकाल लेंगे। उल्टा करने का मतलब टेबल को रिवर्स कर दीजिए, वैल्यू को रिवर्स नहीं करना है, टेबल को रिवर्स कर दीजिए। जो 0 की वैल्यू थी वो 90 पे चली जाएगी, 90 वाली 0 पे आ जाएगी। अगर साइन आपको याद है तो कॉस आप लिख सकते हैं और साइन कॉस दोनों अगर आपको पता है तो उनको डिवाइड करके tan आप निकाल सकते हैं। और जब 3 पता चल गए तो ये 3 तो उसके रिवर्स होते हैं, इनको याद करने की कोई जरूरत बहुत विशेष होती नहीं। जैसे आपसे पूछा जाए, मान लीजिए अचानक से पूछा जाए कि sec 60 की वैल्यू बताइए,
तो अगर sec 60 की वैल्यू आपसे अचानक पूछ दी जाए तो आप sec 60 की वैल्यू याद मत करिए। आप ऐसे आंखें बंद करके दिमाग sec 60 पर मत लगाइए। आपसे sec 60 का मान पूछा गया है तो आप cos 60 की वैल्यू याद करिए क्या होती है। cos 60 की वैल्यू आपको मालूम होगी, याद आ जाएगी। cos 60 की वैल्यू जैसे ही आपको पता चली 1/2, अब इस 1/2 का उल्टा कर दीजिए, कहते हैं यही sec 60 का मान होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है तो sec 60 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब आपने टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करिए कि cot sec और cos sec इनको रट्टा मारिए। आप साइन बहुत अच्छी तरीके से याद करिए, cos भी अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और साइन और cos को डिवाइड करके tan निकाल सकते हैं तो निकल आएगा। बाकी ये 3 हालांकि आपको याद होने चाहिए, निकालना भी आना चाहिए, कभी फंस जाए कभी कंफ्यूज जाए तो वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन याद होने ज्यादा जरूरी है क्योंकि सवालों में बार बार आप टेबल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस टेबल को आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा और अपने मन में दिमाग में बिठाइएगा। उसके बाद अगली बात पे हम चलते हैं। अगली बात क्या है? त्रिकोणमितीय फलनों के मान की सीमाएं, यानी लिमिट ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। यानी ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो आप पढ़ते हैं, इनके वैल्यूज की लिमिट्स क्या है, मतलब इनके मान मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं और इनकी वैल्यूज मिनिमम कितनी हो सकती हैं। यानी इनकी वैल्यूज की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या होती है, ये आपके लिए कभी कभी जानना जरूरी हो जाता है। तो यहां पर सबका जानना जरूरी नहीं है, साइन आपको पता हो और कॉस पता हो और टेन पता हो, ये 3 ज्यादा जरूरी हैं। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि साइन कॉस टेन की रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, साइन थीटा जो होता है, दिख रहा है, ये दिख रहा है। देखिए, साइन थीटा जो होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ये +1 होती है। मतलब साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है ये -1 होती है। या इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान -1 से लेकर +1 तक होता है। -1 से +1 के बीच में साइन थीटा का मान हमेशा आपको मिलता है। ठीक है, मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ा मान जो हो सकता है वो 1 हो सकता है, और सबसे छोटा मान जो हो सकता है वो -1 हो सकता है। बाकी सारे मान -1 और +1 के बीच में जितनी गिनतियां हैं उन्हीं के रूप में मिल सकता है, इनके बाहर इसकी वैल्यू नहीं जा सकती है। इस बात को एक और तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोट करने का तरीका इसको एक और है। अगर कोई भी वैल्यू ऐसी -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू ऑसिलेट करती है तो इसको हम मॉड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉड साइन थीटा इज लेस और इक्वल टू 1। मॉडुलस ऑफ साइन थीटा इज लेस और इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है, अगर ये मॉड आप हटाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मॉड के अंदर जो भी वेरिएबल है वो +1 से -1 के बीच ऑसिलेट करेगा। +1 से -1 के बीच उसके मान का दोलन होगा। तो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि मॉड इज लेस और इक्वल टू 1 का मतलब है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो +1 मैक्सिमम जाएगी और -1 मिनिमम जाएगी। तो साइन थीटा -1 और +1 के बीच में है, इसका मतलब है मॉड साइन थीटा इज लेस और इक्वल टू 1। ठीक, इसी तरीके से कॉस थीटा जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और टेन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती, टेन थीटा जो होता है इसकी वैल्यू +∞ से -∞। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? +∞ से लेकर -∞ होती है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ये 3 हैं बस केवल। ठीक है, +∞ से लेकर -∞। +∞ से लेके -∞ के बीच में रहती है। इज इक्वल टू इसलिए लगाते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट केवल एक एजम्पशन है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट क्या है वो खुद में अपरिभाषित है, खुद नहीं पता कि इनफाइनाइट है क्या। तो इनफाइनाइट के बराबर अगर कुछ है तो ये बात भी अपने आप में अपरिभाषित है।
तो tan थीटा का मान माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं ऑसिलेट करता है। ये 3 रेंज ऑफ वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए, बाकी कोई ऐसी जरूरत खास है नहीं। ठीक, यहां तक हो गया। अब आइए हम आते हैं अपने सवालों पर। चलिए पहला सवाल पढ़ा जाए। पहला सवाल क्या है? cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45 इज इक्वल टू समथिंग प्रूफ करना है। तो जो भी प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हम उतार लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग LHS। cos 30 cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45। प्रूफ करना है बराबर में कुछ भी, तो जो भी प्रूफ करना हो कोई ऐसी खास बात नहीं। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज रखेंगे। वैल्यूज अगर आपको याद होंगी तभी आप रख पाएंगे। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। यहां पर 2√2 एलसीएम मिल जाएगा, 2√2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, √3 बचेगा। यहां 2√2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 1 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यही आपको प्रूव करना था, कुछ था ही नहीं सवाल में। बस अगला सवाल फिर से वैसा ही है। cos 60 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 30 माइनस 1। क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा लेकर पहला दिखाइए, या पहला दूसरा तीसरा सब सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट cos 60 बराबर कितना होता है? cos 60 इक्वल टू होता है 1/2, इक्वेशन 1। सेकेंड पार्ट वन माइनस 2 sin स्क्वायर 30, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 को क्या लिख सकते हैं? sin 30 का होल स्क्वायर, 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का मतलब 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। समीकरण नंबर 2। थर्ड पार्ट क्या कहता है? 2 का स्क्वायर 30 माइनस 1, 2 बना रहा। cos स्क्वायर 30 का मतलब क्या है? cos 30 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2। cos 30 का मतलब √3/2 उसका होल स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणे √3/2 का मतलब 3/4 माइनस 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/2 में से 1 चला गया, 1/2। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 और 2 और 3 कहते हैं कि तीनों पद बराबर हैं। समीकरण 1, 2 तथा 3 से समीकरण 1, 2, 3 क्या कहते हैं कि cos 60 की वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 की वैल्यू और 2 का स्क्वायर 30 माइनस 1 की वैल्यू, तीनों ही वैल्यूज 1/2 के बराबर हैं और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको मिलेंगे कि आपको सीधे सीधे वैल्यूज रखनी है, तो आप सीधे कोण का मान रखिए, इसको हल करिए, सॉल्व करिए, ठीक से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ऐसा ही है, उसका अगला देखें। चलिए ठीक,
ये क्वेश्चन और इसके आगे वाला क्वेश्चन एक जैसा है, तो एक किया तो पिछला वाला होमवर्क करिएगा, ये एक मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। टू साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस इतना इज इक्वल टू 15 प्रूव करना है। तो हम पूरा लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60 इज इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है। वैल्यूज पुट करिए इसमें। 2 साइन स्क्वायर, साइन 45 का मान 1/√2 और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग गया, प्लस कॉट 30 की वैल्यू, कॉट 30 का मान, कॉट 30 की वैल्यू अगर आपको नहीं याद आ रही तो आप tan 30 की वैल्यू याद करिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कॉट की वैल्यू की रिवर्स हो जाएगी। तो tan की 1/√3 होती है तो कॉट की क्या हो जाएगी, कॉट 30 हो जाएगा √3 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। कॉसेक 60 कितना, साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस सेक 60, कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 2, 1/√2 का 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस ये आपका हो जाएगा 2/√3 का क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 4, ये 2 3 6 7/2, ये 4 3 12, 12 में से 4 चला गया माइनस का 8, 4 12 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस का 8 और 8 7 15 RHS। ये आंसर हो गया आपका, RHS आ गया। ऐसे इसके पिछला वाला जो छोड़ा है वो लगा लीजिएगा। फिर इसके आगे का सवाल देखें क्या है। आइए, ये ठीक सवाल है, थोड़ा सा ठीक क्या, मतलब कठिन नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा अलग है। कहा गया यदि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। क्या क्या दे रखा है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो इसको अगर और आगे कंटिन्यू करें तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan में याद करिए किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 की जगह पर tan 1/√3 को tan में कन्वर्ट कीजिए, तो 1/√3 का tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो 1/√3 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 30, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 ही तो होता है। तो 1/√3 लिखे या tan 30 लिखे, दोनों बातें एक ही हैं। इधर tan था इसीलिए हमने इसको भी tan में कन्वर्ट कर लिया। tan से tan हो गया साफ, क्या बचा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। फिर से क्या दे रखा है देखिए, दूसरी बात, tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, √3। tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, √3। √3 को भी tan में कन्वर्ट कर लो। √3 tan में किसकी वैल्यू थी, 60 की। tan से tan गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण नंबर 2 आ गया।
a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये दो इक्वेशंस आपके सामने बन गई। a और b की वैल्यू निकालनी है तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आपको a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे आप x और y में समीकरणें हल करते थे, वैसे ही ये x और y में एक समीकरण है, x y में दूसरी इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए माइनस का b और प्लस का b कैंसिल हो जाएगा, a और a मिलके 2a हो जाएगा, और 30 और 60 मिलके 90 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। ये a की वैल्यू आ गई। हमको a और b दोनों के मान चाहिए, तो a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो किस में रखें, दूसरे में रख दें, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है, a प्लस बी इक्वल टू 60, यानी कि 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। b इज इक्वल टू हो गया 60 माइनस 45, यानी b इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। तो a का मान ये आ गया और b का मान ये आ गया, ये आंसर हो गया। तो ऐसा सवाल दे रखा हो तो इस तरीके से सोल्यूशन हो जाएगा आपका। ये आसान सा क्वेश्चन एक हो गया आपका। समझ में आ रहे होंगे सवाल, क्योंकि ऐसे कोई सवाल है नहीं जो, मतलब ऐसी कोई चीज है नहीं जो इसमें समझ में ना आए। फिर भी अगर कहीं पर कोई समस्या लगे, कोई चीज हो, तो आप जानकारी दे सकते हैं इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी का भाई है। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो a और b के मान बताइए, कैसे लगाएंगे। देखिए साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 ये दे रखा है, और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 ये दे रखा है। तो पहले साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 लेंगे, इधर साइन है तो इधर भी साइन बनाएंगे। जैसे ये मैंने लिखा साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 में साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। साइन से साइन चला गया, a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, एक समीकरण। इसी तरीके से इस बार cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 लेंगे, 1/2 को cos में कन्वर्ट करेंगे, cos से cos कट जाएगा, a प्लस बी बराबर समथिंग दूसरी इक्वेशन आएगी। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सवाल आप लगा लेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। अगला देखिए, अगला भी आपका होमवर्क है, क्योंकि जो अभी एक दो सवाल लगाए, इसके पहले भी जो सवाल लगा रहे थे वो सवाल है ये। आपको a इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है और इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो आप एक एक पार्ट लेते जाइए। सबसे पहले cos 2a उतारेंगे। देखिए एक मैं करके दिखा रहा हूं। पहला पार्ट मैंने उतारा, ठीक, पहला पार्ट मैंने नोट किया, cos 2a, cos 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है, जहां जहां a आपको दिखता जाए वहां वहां a की वैल्यू रख दीजिए आप। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो a की जगह पर 30 रख दिया, cos 30 दूनी 60 हो गया, और cos 60 का मान 1/2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। पहला पार्ट उतारा गया, नोट किया गया, पहले पार्ट में a की वैल्यू पुट की गई, उसको सॉल्व किया गया, पहले पार्ट की वैल्यू आ गई 1/2, यानी cos 2a की वैल्यू 1/2 आ गई, इसको इक्वेशन बना दिए। इसी तरीके से अब दूसरा पार्ट नोट करिए, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसमें a की वैल्यू रखिए, इसमें a की वैल्यू 30 रखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान रखिए, फिर इसको जोड़ घटाना करिए, इसमें गुणा भाग जो भी होना है, इसको भी सॉल्व करके लाइए। इसको भी जब सॉल्व करके लाएंगे तो वैल्यू 1/2 इसकी भी मिलेगी। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट उतारिए, इसमें भी a की जगह पर 30 डिग्री आप रखिए मान, 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, cos 30 का मान रखिए, उसका स्क्वायर करिए, फिर जोड़ घटाना करिए। जोड़ घटाना करके जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान भी 1/2 आएगा, और इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे ये भी 1/2 आ जाएगा। सारी वैल्यूज 1/2 के बराबर आएंगी, इसीलिए सारे चारों आपस में बराबर हो गए। तो ये सवाल भी पुराने के जैसा था, इसको भी आपको अपने आप लगाना है। a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू इतना प्रूव करना। सवाल ये भी पुराने पैटर्न का ही है, लेकिन चलिए एक लगा लिया जाए। बीच बीच में एक आधा लगाते भी रहेंगे अगर सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं उसके बावजूद भी, ताकि ऐसा ना लगे कि बहुत लंबे टाइम से सवाल लगाया ही नहीं।
ए और बी की वैल्यूज दे रखी हैं, LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक साइड ले लेंगे। टेकिंग LHS, क्या है LHS? tan A प्लस बी, वैल्यू tan A प्लस बी। A का मतलब कितना है 60 और B का मतलब कितना है 30। tan 60 प्लस 30 कितना है 90 और tan 90 कितना है इनफाइनाइट, यानी tan A प्लस बी की वैल्यू इन्फिनिटी मिल गई। दूसरा साइड ले लीजिए, टेकिंग RHS, RHS क्या है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan B। वैल्यू पुट करिए इसमें भी, A की जगह पर 60, A की जगह पर लिखेंगे 60 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan 30। फिर से वैल्यू रखिए, tan 30 का मतलब √3, tan 30 का मतलब 1 अपॉन √3, tan 60 √3, tan 30 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस tan 60 का मतलब √3 और tan 30 का मतलब 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर एलसीएम मिल गया √3, तो क्या हो जाएगा √3 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, √3 मिलके ये हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन ये एलसीएम अपॉन ये 1 माइनस ये 1 बचेगा। 1 माइनस 1 का मतलब कितना 0, यहां 0 हो जाएगा और जब यहां 0 हो गया इसका मतलब क्या आया 3 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 का मतलब 0, और किसी भी चीज को 0 से भाग करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी इनफाइनाइट, मतलब किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी रहेगी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 भी इन्फिनिटी, इक्वेशन नंबर 2 भी इन्फिनिटी, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यूज जब बराबर है तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए क्या कहेंगे आप, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है tan A प्लस बी और समीकरण 2 है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan B, और दोनों ही समीकरण एक दूसरे के बराबर हैं और किसके बराबर हैं इन्फिनिटी के। यही आपको प्रूफ करना था, दोनों आपस में बराबर हैं, ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक, समझ में आया होगा ये भी। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तब सिद्ध कीजिए कि cos थीटा इज इक्वल टू इतना है। कोई कुछ है नहीं सवाल में, दम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इसमें भी रख दीजिए और इसमें भी रख दीजिए, दोनों तरफ का मान समान आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। भाई थीटा बराबर 30 डिग्री इधर रखोगे तो cos 30 का मान आ जाएगा √3 बटा 2, समीकरण बना के छोड़ दो। फिर थीटा का मान इधर रखोगे तो यहां देख लीजिए, यहां रखोगे थीटा बराबर 30 तो 30 दूनी हो जाएगा 60, cos 60 का मान हो जाएगा 1 बटा 2, और 1 बटा 2 और 1 को जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 बटा 2, और 3 बटा 2 ऊपर और 2 नीचे तो 3 बटा 4 हो जाएगा। 3 पे अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट रहेगा, 4 पे अंडर रूट रहेगा तो 2 आ जाएगा, तो √3 बटा 2 आ जाएगा। मतलब कुछ है नहीं, ओरली कैलकुलेट भी हो गया। थीटा की जगह 30 इधर रखिए और थीटा की जगह 30 इधर रखिए, दोनों तरफ के मान बराबर आ जाने चाहिए, बस। ये भी बड़ा आसान सा सवाल था, इसको भी आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। अगला सवाल कह रहा है sin 90 इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब sin 90 की वैल्यू इतनी दे रखी है, tan 2 थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो थीटा का मान आपको निकालना है। ठीक, आइए देखा जाए। sin 90 बराबर इतना दिया है और tan 2 थीटा बराबर
इतना दे रखा है, तो आपको निकालना। देखिए इसमें या तो आगे का फॉर्मूला कोई यूज किया जाए, tan 2 थीटा बराबर इतना है, चलो अच्छा ठीक, नहीं ठीक है, चलिए आइए। साइन 90 की वैल्यू इतनी दे रखी है और tan 2 थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो थीटा का मान आपको निकालना। जरा ध्यान दीजिए, दोनों ही बराबर वैल्यूज है, मैंने ध्यान नहीं दिया सवाल पे। साइन 90 की वैल्यू इतनी दे रखी है और tan 2 थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है, दोनों वैल्यूज देखिए बराबर है। जो साइन 90 की वैल्यू दे रखी वही tan 2 थीटा की वैल्यू दे रखी, तो इन दोनों को यूज करते हुए आपको थीटा की वैल्यू निकालनी। देखिए आसान सा सवाल है, जो दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या दिया है, साइन 90 इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ये गलत दे रखा है एक तरीके से, क्योंकि साइन 2 ये tan 2 थीटा की वैल्यू इतनी नहीं हो सकती। tan 2 थीटा की वैल्यू तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। लेकिन दिया है सवाल में, चलिए ठीक देखते हैं। साइन 90 इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन 1 है। और tan 2 थीटा इज इक्वल टू दिया है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इस सवाल के हिसाब से चलें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो ये बराबर, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब इंप्लाइज दैट समीकरण 1 व 2 से tan 2 थीटा बराबर साइन 90, tan 2 थीटा बराबर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू 1, और 1 को tan में कन्वर्ट करिए, तो tan में 1 को लिखते हैं tan 45, tan से tan कैंसिल, 2 थीटा बराबर 45, यानी थीटा बराबर 45/2, यानी थीटा बराबर 22.5 डिग्री। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए जो भी था सवाल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan, मतलब ये इतना बराबर इतना दिया है और थीटा 1 और थीटा 2 न्यून कोण है, तो आपको थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, और इतना बराबर इतना आपको दिया है। नीचे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। ये कैपिटल tan जो है ये tan थीटा 1 है, और ये tan थीटा 2 है। tan थीटा 1 की वैल्यू इतनी दे रखी है, tan थीटा 2 की वैल्यू इतनी दे रखी है। दोनों वैल्यूज को यहाँ पर आप यूज करेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू आपको निकालनी है, निकल आएगी। बड़ा आसान सवाल है, देखिए एक मिनट में लग जाएगा, बड़ी स्पीड में लगाया जाए। जो दे रखा है वो सारा पहले नोट कर लीजिए। गिवन क्या दिया है, tan थीटा 1 की वैल्यू 1/2 दे रखी है, tan थीटा 2 की वैल्यू 1/3 दे रखी है, और tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। वैल्यूज रख दीजिए आप सीधे सीधे। tan थीटा 1 की जगह पर 1/2, tan थीटा 2 की जगह पर 1/3, 1 माइनस ये 1/2 इंटू 1/3। 1/2 प्लस 1/3 में 2/3 6 एलसीएम मिल जाएगा। 6 एलसीएम मिलेगा तो 2/3 6 3 ऊपर आएगा,
और 3 दूनी 6, 2 ऊपर आएगा। यहां पर भी 6 एलसीएम मिलेगा तो 6 माइनस 1/6 होगा। 6 से 6 कट गया, 3 और 2 5, और 6 में से 1 चला गया 5, 5 से 5 कट गया, 1 बचा। tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 1 को क्या लिखेंगे tan में, tan 45। tan से tan चला गया, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना बचा, 45। आया होगा समझ में, आसान सा सवाल था ये भी। tan θ1 की वैल्यू दे रखी है, tan θ2 की वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यूज हमने लिख ली। जो इतना बराबर इतना दिया है तो इसको हमने उतार लिया। इसमें जहां जहां tan θ1 दिखे वहां 1/2 रख दीजिए, जहां tan θ2 दिखे वहां 1/3 रख दीजिए। तो ये 1/2 रखा और इसकी जगह पर 1/3, इसकी जगह पर 1/2 और tan θ2 की जगह पर 1/3। इसमें 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3 का एलसीएम मिलेगा 2 × 3 यानी कि 6। 6 जब एलसीएम मिलेगा तो 6 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से 3 दूनी 6, 2 बचेगा ऊपर चला जाएगा। नीचे भी आपको 6 एलसीएम मिलेगा, 6 माइनस 1/6 ये हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 2 मिलके 5, 6 माइनस 1 5, 5 से 5 कट गया 1। इधर क्योंकि tan है इसलिए इधर जो वैल्यू मिली इसको भी आप tan में कन्वर्ट करिए। 1 को tan में कन्वर्ट करेंगे तो इसको tan 45 लिखेंगे। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 45। θ1 प्लस θ2 की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, वो आपकी 45 डिग्री यानी कि 45 आ गया। ठीक, इस सवाल को लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये बढ़िया सवाल है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो न्यून कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए, मतलब एंगल, न्यून कोण, बृहत, अधिक कोण, इन सब बातों से आपको लेना देना नहीं, जो भी एंगल आना होगा वो आ जाएगा। थीटा आपको निकालना है, न्यून कोण, कोण का मतलब थीटा आपको निकालना है, और दिया कितना है, इतना बराबर इतना। इससे इतने बराबर इतने को यूज करते हुए आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए। जो दिया गया है वो नोट कर लें, गिवन cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ऐसा आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आपको थीटा निकालना है। तो देखिए, जब कभी एक नियम होता है योगांतरानुपात का नियम, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, वो कब लगाया जाता है इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर अंश और हर में दो पद, मतलब अंश और हर जो है वो सेम आपको दिख रहा हो, बस चिन्ह का फर्क हो, जो न्यूमरेटर हो वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम डिनोमिनेटर हो, बस फर्क किस चीज का हो, चिन्हों का फर्क हो। मतलब एक जगह प्लस तो दूसरी जगह माइनस हो, या एक जगह माइनस तो दूसरी जगह प्लस हो। बाकी टर्म्स में अगर फर्क ना हो, मतलब ऊपर जो पद लिखे हैं वही पद नीचे भी अगर लिखे हुए हैं, एक जगह पर प्लस से हैं तो दूसरी जगह पर माइनस से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आप योगांतरानुपात का नियम यानी कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल का यूज कर सकते हैं। कब करेंगे? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में पद जो हैं, टर्म्स जो हैं वो सेम दिख रहे हों, केवल चिन्ह अलग अलग दिख रहे हो, केवल साइन अलग अलग दिख रहे हों, चिन्ह अलग अलग हों लेकिन टर्म्स सेम हो, तो ऐसी स्थिति में आप योगांतरानुपात नियम लगाकर देख सकते हैं, सवाल लगने की पॉसिबिलिटी रहेगी इस रूल से। तो यहां पर हम योगांतरानुपात का नियम लगाएंगे और आप देखिए, आपको समझाया जाएगा किस तरीके से लगाया जाएगा। लिखेंगे योगांतरानुपात नियम से, क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक, नियम क्या होता है जरा इधर देख लीजिए।
जैसे a अपॉन b इज इक्वल टू x अपॉन y, मान लीजिए ऐसा लिखा हो और इसमें आपको योगांतरानुपात नियम लगाना हो, तो क्या क्या करते हैं, देखिए होता क्या है, अंश को लिख लेते हैं और ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह, दोनों ही पक्षों में क्या लिखेंगे, ऊपर भी न्यूमरेटर लिखेंगे और नीचे भी न्यूमरेटर लिखेंगे, मतलब अंश में अंश लिखेंगे ही और हर में भी अंश ही लिखेंगे दोनों तरफ। फिर क्या करेंगे, ऊपर हर को जोड़ देंगे और नीचे हर को घटा देंगे, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, या ऐसे कह सकते हैं अंश में हर को जोड़ दीजिए और फिर बटे में क्या करिए, अंश में हर को घटा दीजिए, बराबर में ही काम। ये योगांतरानुपात का नियम होता है। योगांतरानुपात को अलग अलग करिए, योग अंतर अनुपात, योग और अंतर का अनुपात, योग और अंतर इनका अनुपात, ये लाइन, योग और अंतर का अनुपात, किसके योग और किसके अंतर का अनुपात, अंश और हर के योग और अंश और हर के अंतर, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशियो। तो हम क्या करेंगे, अंश प्लस हर लिखेंगे, बटे में अंश माइनस हर लिखेंगे। तो अंश आपका ये पूरा है, ध्यान रखिएगा इधर, और ये पूरा हर है, तो अंश प्लस हर, और फिर नीचे लिखेंगे अंश माइनस हर। तो देखिए क्या आएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हुआ आपका अंश न्यूमरेटर। इस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ देंगे, यानी अंश में हर को जोड़ देंगे। हर कितना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, फिर से अंश को लिखेंगे और हर को घटा देंगे। अंश लिखा उसमें हर को जोड़ दिया, फिर अंश लिखा उसमें हर को घटा दिया। यही काम इधर भी कर देंगे, अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कुछ जो कैंसिल हो कैंसिल कर दिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, नीचे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इधर √3 से √3 कैंसिल हो गया, और इधर 1 से 1 कैंसिल हो गया। कॉस और कॉस मिलके कितना हो गया, 2 cos थीटा, माइनस का साइन और माइनस का साइन मिलके कितना हो गया, माइनस का 2 sin थीटा। 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2, माइनस √3 और माइनस √3 कितना हो गया, माइनस का 2√3। 2 से 2 चला गया, इस 2 से ये 2 चला गया, माइनस से माइनस चला गया, cos अपॉन साइन क्या हो गया, cot थीटा। और ये आपका हो गया 2/√3, नहीं 1/√3, सॉरी, माइनस से माइनस चला ही गया है, ये आपका हो गया 1/√3। cot थीटा इक्वल टू 1/√3, तो उसको उल्टा कर दिए, tan बना दीजिए, tan थीटा इक्वल टू हो गया √3। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। tan से tan चला गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। थीटा का ही मान आपको निकालना था, ये आपका निकल आया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन स्टैंडर्ड सवाल है। इसको लिखिए, इसको, और ये रूल लिखना चाहिएगा, लिख लीजिएगा, इसको लिखिए, समझिए और तैयार करिए। फिर अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले सवाल में कहा गया 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज के 2 कोण 60 डिग्री के बराबर हैं, उसके विकर्णों की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज है, चलिए बनाइए, फिगर बनाया जाए। 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज, पहले हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस कहते हैं शायद। ये A हो गया, ये B हो गया, अच्छा लिखा तो है शायद क्या, रोम्बस।
ABCD ये एक समचतुर्भुज हो गया। देखिए समचतुर्भुज में कुछ कुछ बातें दे रखी हैं, पहले जो दे रखी है वो बना लें, उसके बाद हम आते हैं समचतुर्भुज में क्या होता है, कैसे क्या होता है। 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज, यानी समचतुर्भुज यानी रोम्बस की साइड एक दे रखी है, भुजा दे रखी है। तो पहली ये नीचे वाली ये आप मान लीजिए कितनी, 20 सेंटीमीटर दे रखी। और कहा गया है इसके दो कोण 60 डिग्री के बराबर हैं। दो कोण 60 डिग्री के बराबर हैं, मतलब समचतुर्भुज में एक होता है, ये होता है ना कि दो एंगल जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं और दो अधिक कोण होते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूस अलग अलग, दो एक्यूट होते हैं दो ऑब्ट्यूस होते हैं। तो दो 60 डिग्री है के हैं, बाकी दो अलग अलग होंगे। तो दो 60 हैं तो कौन कौन से होंगे, एक ये 60 होगा आपका और एक ये 60 होगा, और ये बड़े बड़े एंगल हैं। तो एक की जरूरत है हमको, दो दे रखे हैं लेकिन ये एक साथ, ये 60 और ये 60 होगा, तो उसमें से हमने एक इंडिकेट ये बना लिया, बाकी दूसरे की भी जरूरत हमको है नहीं। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। उसके विकर्णों की लंबाइयां आपको बतानी है। विकर्ण मतलब AC और BD। मान लीजिए ये P पर काटते हैं एक दूसरे को, तो हमको AC की लेंथ बतानी है और BD की लेंथ बतानी है। और इतनी बातें आपको दे रखी। क्या क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी जो जानकारी दे रखी, जो इंफॉर्मेशन दे रखी वो क्या है, ये जो आकृति है वो एक समचतुर्भुज है, यानी कि रोम्बस है। ये समचतुर्भुज आकृति है। इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस सवाल में। देखिए क्या डिपेंड करेगा। अगर आप जानते नहीं है कि रोम्बस क्या है, समचतुर्भुज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो फिर ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में लगने वाले नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी चीजें आपको पहले से पढ़ाई जाती हैं, हर चीज का यूज कहीं ना कहीं आपके उसमें पढ़ाई में होना है। तो यहाँ पर जैसे अब समचतुर्भुज इस क्लास में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इसके पहले कभी पढ़ाया गया होगा, इसके पहले कभी इसकी प्रॉपर्टीज भी बताई गई होंगी। वो प्रॉपर्टीज वहां पर सीख कर, वहां पर यूज करके वहीं पर भूल गए अगर आप, तो फिर आगे आने वाले समय में आपके लिए समस्याएं खड़ी होंगी। ऐसे आज अगर समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है, तो आप इस सवाल को सॉल्व करने वाले फिर नहीं है। देखिए क्या होता है रोम्बस, समचतुर्भुज में क्या विशेषताएं होती है। समचतुर्भुज की पहली विशेषता होती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। लेकिन ये विशेषता तो वर्ग में भी होती, स्क्वायर में भी होती। तो फिर स्क्वायर से ये कैसे अलग है, स्क्वायर से ऐसे अलग है क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और इसमें 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होते हैं। इसमें आपसे पहले ही कह दिया गया कि इसका एंगल कितना है, 60। जब एंगल इसका 60 है तो ये वर्ग तो हो नहीं सकता। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा 20 है तो ये भुजा 20 होगी, ये 20 होगी, ये 20 होगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। समचतुर्भुज के जो डायगोनल्स यानी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और दो बराबर बराबर भागों में काटते हैं। यानी कि पॉइंट P जो होगा वो AC को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी AP और PC बराबर होंगे, और P जो है वो BD को भी दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी BP और PD भी बराबर होंगे आपस में। और ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं, यानी इस वाले एंगल को भी समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर ये पूरा 60 है तो इधर का कितना हो जाएगा, 30। इतना दिख रहा है, ये बहुत छोटा तो नहीं है, ठीक दिख रहा है। यहां तक बात समझ में आई होगी। ये सारी की सारी रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर, और समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर पूरा एंगल A 60 है तो इधर वाला 30 होगा, इधर वाला 30 होगा। अब हमको क्या निकालना है, देखिए हमको विकर्णों की लंबाइयां निकालनी है। तो विकर्णों की लंबाइयां कैसे निकालें, उससे पहले जितनी चीजें हम जानते हैं वो हम लिख लें जरा, फिर बताया जाए, फिर बात की जाए कि सॉल्यूशन को कैसे शुरू करें। पहले तो जितनी बातें हमको मालूम है और जितनी बातें दे रखी सवाल में और जितनी हमको मालूम है वो सारी लिखे हम पहले। चलिए क्या दिया है, गिवन दिया है
समचतुर्भुज ए की भुजा ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, कोण ए बराबर 60 डिग्री दिया है, इतना दिया है। हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तथा शीर्ष कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। ठीक, जितनी बातें आपने समझी थी वो सारी लिख ली। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तथा शीर्ष कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इस बात का मतलब क्या है, समकोण पर करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंगल APB इज इक्वल टू 90, APB 90, एक रिजल्ट निकला इससे। समद्विभाजित करते हैं, AP बराबर CP और BP बराबर PD, BP बराबर DP। विकर्णों से ये रिजल्ट निकला है। और एंगल PAB इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30। ये इतने रिजल्ट हमको इस भाषा से मिले। समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये खंड और ये खंड बराबर होंगे, ये सेगमेंट बराबर होगा। और शीर्ष वाले कोणों को यानी कि इस एंगल को ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो यानी ये वाला कोण पूरा 60 था तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, यानी PAB इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 30 मिल गया। अब क्या करना है ये देखिए, हमको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। विकर्ण की लंबाई AC निकालना है। तो अगर किसी तरीके से आप AP निकाल लीजिए तो AP का अगर दोगुना कर देंगे तो हमको AC मिल जाएगा ना, क्योंकि AP और CP दोनों ही बराबर हैं तो इसका दोगुना वही होगा। तो AP अगर निकालने तो AP का दोगुना करने पर AC मिल जाएगा, पहला विकर्ण। और BP अगर निकालने तो BP का दोगुना करने पर BD मिल जाएगा, दूसरा विकर्ण। AP और BP कैसे निकालें, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है, एंगल APB 90 डिग्री है, तो त्रिभुज APB समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर ट्रायंगल APB राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इस ट्रायंगल में एक एंगल भी हमको मालूम है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का एंगल जब मालूम है हमको तो हम sin 30 या cos 30 लेकर कोई भुजाएं इसकी निकाल सकते हैं। भाई ये 90 है तो 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण। 90 है तो 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अगर 30 डिग्री का एंगल आप ले रहे हैं तो अगर sin 30 लेंगे तो 30 के लिए ये लंब हो जाएगा। जब sin 30 बराबर लेंगे तो लंब आपको BP मिल जाएगा, और BP का दोगुना करेंगे BD मिल जाएगा, यानी sin 30 लेने से आपको BD विकर्ण मिल जाएगा। cos 30 अगर आप लीजिए तो cos 30 के लिए ये आधार हो जाएगा AP, तो AP मिल जाएगा। cos 30 से AP मिलेगा, AP का दोगुना करेंगे AC मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज APB में एक बार sin 30 लीजिए, एक बार cos 30 लीजिए, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। समकोण त्रिभुज APB में sin 30, sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना होगा BP, और कर्ण कितना है AB। sin 30 की वैल्यू 1/2, BP हमको पता नहीं, AB हमको 20 दिया है,
ये 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, बीपी बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। बीपी 10 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए बीडी बराबर क्या होगा, 2 गुणे बीपी, भाई बीपी का 2 गुना, और 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि बीडी बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। दूसरा समकोण त्रिभुज वही रहेगा, दूसरा फंक्शन ले लीजिए cos 30, अगेन cos 30 बराबर कितना हो जाएगा, cos 30 जब लेंगे तो आधार बटे कर्ण AP बटे AB, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, AP पता नहीं, AB 20, ये कट जाएगा 10 बार, AP हो गया 10√3, इसलिए AP का 2 गुना AC, AC बराबर 2 टाइम्स AP, 2 टाइम्स 10√3, यानी 20√3। एक साथ आप लिख सकते हैं, अतः विकर्ण AC बराबर 20√3 सेंटीमीटर और विकर्ण BD बराबर 20 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल बहुत बढ़िया होते हैं, पेपर में खूब पूछे जाते हैं, तो इसको लिख लीजिए, तैयार करिए। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, शायद लास्ट हो या इसके बाद भी कुछ है, नहीं इसके बाद है, 2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो इन दोनों सवालों को भी देख लीजिए, फिर क्लास को खत्म किया जाए। थोड़ी सी बड़ी क्लास हो जाएगी ये। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज अंतरित है, इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए आसान सवाल है ये भी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, एक वृत्त बना लीजिए सबसे पहले, और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो एक समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लीजिए, और ये रहा समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब इक्विलेटरल, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। इस त्रिभुज की, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है। जो वृत्त बनाया गया इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का जो केंद्र है, जब आपने बचपन में रचनाएं करनी सीखी होंगी तो आप जानते होंगे समबाहु त्रिभुज में केंद्र से परिध तक की, ये केंद्र से शीर्ष को मिला दीजिए तो यही वृत्त की त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये है आपकी रेडियस 6 सेंटीमीटर। नाम इनके कुछ रख लीजिए, A B C, इसका नाम रख लीजिए P। 6 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या का एक वृत्त बन गया, उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी। देखिए बड़ा आसान है, ध्यान से समझिए। समबाहु त्रिभुज में आप क्या करिए, समबाहु त्रिभुज का पहली बात तो ये वाला एंगल कितना होता है 60, और समबाहु त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब समबाहु त्रिभुज अगर वृत्त के अंदर बना होता तो ये प्रॉपर्टी भी होती है कि ये वाला एंगल जो होता है, ये जो त्रिज्या होती है, ये इसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला एंगल अगर ये पूरा 60 है तो ये 30 डिग्री होगा। ये थ्योरम है। यहां से आप डाल देंगे लंब, यहां पर एक, इसका नाम रख देंगे M, ये है 90 डिग्री का, ठीक है। बिंदु P से BC पर एक लंब डालेंगे PM, और एंगल PBM जो होगा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का पूरा कोण 60 डिग्री होता है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कैसे होता है, जब यहां से आप लंब डालते हैं तो ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल हो जाता है। इन दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांगसम प्रूफ कर दिया जाता है। सर्वांगसम जब आप प्रूफ करते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, और ये वाला कोण जब बराबर हो जाते हैं तब यहाँ पे आप इसको 30 डिग्री सिद्ध कर लेते हैं, ठीक। आइए देखिए, यहां पर हमने P से एक परपेंडिकुलर डाला M, PM, ये एंगल 30 डिग्री है। हमको त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है, तो अगर हम किसी तरीके से BM निकाल लें तो BM का 2 गुना जो होगा वो आपका BC हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में होता है कि यहां से डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करता है, या ऐसे कह सकते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है।
कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, बचपन की क्लास 9th की वो वही है। तो BM अगर आप निकाल लें तो BM का 2 गुना करने पर आपको मिल जाएगा BC, और BC होगी त्रिभुज की भुजा। तो कैसे करेंगे देखिए। गिवन में कुछ ऐसा है नहीं, या चलिए ठीक, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है। हम क्या करेंगे, जो रचना हमने की है लिखेंगे क्योंकि, ऐसे लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज समबाहु है इसलिए एंगल B बराबर 60 डिग्री, और अगर एंगल B 60 है तो एंगल PBM बराबर 30 डिग्री। यहां आगे लिख लेंगे P, ये कितना है, एंगल B बराबर 60 लिखेंगे। PM लंब BC खींचा इसलिए एंगल PBM बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। PBM ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज PBM में, भाई ये पूरा 60 है तो ये 30 और ये 30 दोनों इधर उधर के बराबर बराबर कोण हो जाएंगे। ये 30 अगर ये 30 है तो sin 30 लेंगे हम इसमें समकोण त्रिभुज में। इस समकोण त्रिभुज में हम sin 30 नहीं cos 30 लेंगे, क्योंकि हमको BM चाहिए। और अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के लिए BM क्या है, आधार है। तो हम वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें आधार आता हो, और कर्ण हमको मालूम है 6 सेंटीमीटर। तो आधार और कर्ण का रिलेशन कौन बताता है, cos। तो हम इस समकोण त्रिभुज में cos 30 यूज करेंगे। समकोण त्रिभुज PBM में cos 30 इज इक्वल टू BM बटे BP। cos 30 का मान होता है √3/2। BM हमको मालूम नहीं और BP है 6, 2 से 1 कट जाएगा 3 बार, BM हो जाएगा 3√3। और BM क्योंकि BC का आधा है, क्योंकि BC बराबर 2BM, इसलिए BC बराबर कितना, 2 इंटू 3√3, यानी BC बराबर 6√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आपको BC मिल गई, और समबाहु त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं। तो लिखेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सारी भुजाएं AB बराबर BC बराबर CA बराबर किसके हो जाएंगी, 6√3 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, ये भी एक ठीक सवाल था, इसको भी लिख लीजिए, समझिए और प्रैक्टिस में लाइए अपनी। और ये इस स्लाइड का एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी देख लीजिए। बस इस क्लास को फिर हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। क्या सवाल है, एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण C बराबर 90 डिग्री है, AC इक्वल टू √3BC है, तो सिद्ध कीजिए ट्रायंगल कोण ABC बराबर 60 डिग्री। कुछ है नहीं सवाल में खास, ABC एक ट्रायंगल बना लीजिए। कोण कौन सा 90 डिग्री का है, C 90 डिग्री है, तो इसको A कहिए, इसको B कहिए, इसको C कहिए। C 90 डिग्री का हो गया। एंगल ABC प्रूव करना, एंगल ABC यानी ये वाला एंगल आपको प्रूव करके लाना है, कितना होगा। तो आइए जो दे रखा है वो लिख लें। गिवन एंगल C इक्वल टू 90 दे रखा है, तो हमने बना लिया, इसका और कोई यूज नहीं है। और क्या दिया है, AC इज इक्वल टू
√3BC ये दिया है। AC क्या है? AC है लंब और BC क्या है? BC है आधार। तो यानी BC को नीचे ले लीजिए, AC अपॉन BC इज इक्वल टू √3 इक्वेशन नंबर 1। जो दे रखा था उसको हमने थोड़ा ठीक कर लिया, समीकरण 1 बना लिया। फिर समकोण त्रिभुज ले लीजिए आप, समकोण त्रिभुज ACB, ABC नहीं ACB, क्योंकि समकोण वाला लेटर हमेशा बीच में लिखा जाता है, कभी कभी जल्दी में लिख जाता है। समकोण त्रिभुज ACB में क्या हम लेंगे? समकोण त्रिभुज ACB में हम वो वाला एंगल लेंगे जो एंगल हमको प्रूव करना है। हमको एंगल कौन सा प्रूव करना है? ABC, यानी एंगल B आपको लेना है। और एंगल B पे ट्रिक फंक्शन कौन सा लगाएंगे? एंगल ABC। एंगल B का मतलब एंगल ABC पूरा नाम। और इस पे फंक्शन कौन सा लगाएंगे? इस पे फंक्शन वो लगाएंगे, या इसको ऐसे लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज ACB में अगर इसी की वैल्यू हम निकालें AC अपॉन BC की, तो देखिए क्या आएगी? AC अपॉन BC। AC क्या है? लंब, और BC क्या है? आधार। AC लंब है इसके लिए और BC क्या है? आधार। तो लंब और आधार किसके बराबर होता है? tan थीटा के, और थीटा कितना है? B का मतलब ABC। भाई AC अपॉन BC जो है ये लंब बटे आधार है। इस समकोण त्रिभुज में AC लंब है और BC आधार है, तो AC बटे BC यानी लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार होता है tan थीटा। थीटा का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का मतलब B, और B का पूरा नाम अगर लिखेंगे आप तो ABC, तो tan ABC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या कहते हैं? दोनों के लेफ्ट हैंड से AC अपॉन BC बराबर, तो √3 बराबर किसके हो जाएगा? tan ABC के। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा? tan एंगल ABC इक्वल टू √3। tan एंगल ABC, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 60। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ABC इक्वल टू 60। यही आपको प्रूव करना था, ये हो गया सीधा। ठीक, तो इस सवाल को भी लिख लीजिए, और इस सवाल के साथ ये स्लाइड आपकी खत्म होती है। उसके बाद अभी और बहुत सारे सवाल ट्रिग्नोमेट्री में बाकी हैं, लगभग इतनी, इससे ज्यादा क्लासेस अभी आपको करनी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्राइमरी क्वेश्चंस थे, अब इस सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ेगा। तो इस क्लास के सवाल यहाँ तक जितनी क्लासेस आपने की हैं उनको आप कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है, तो इस क्लास को अब यहीं पर रोकते हैं। नई स्लाइड के नए सवालों के साथ अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।